Hello students, welcome to my YouTube channel. Today we are going to discuss some topics of macroeconomics, which is called Introduction to Macroeconomics. Micro and macro, there are two heads of economics. तो यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे मैक्रोइकोनॉमिक्स के बारे में. सबसे पहले ये हमको समझना है कि व्हाट इज इकोनॉमिक्स. अर्थशास्त्र. इकोनॉमिक्स मीन्स जैसे हमारे पास रिसोर्सेज स्केयर्स मतलब लिमिटेड होते हैं. लिमिटेड मतलब हमारे पास जो रिसोर्सेज है, मनी है, वो लिमिटेड है, स्केयर्स है. और हमारी जो आवश्यकताएं हैं, नीड्स हैं, वो अनलिमिटेड है. कैसे एक कंज्यूमर अपने लिमिटेड रिसोर्सेज से अपनी अनलिमिटेड नीड्स को पूरा करता है, ये हमको इकोनॉमिक्स सिखाती है. इकोनॉमिक्स हमें ये बताती है कि कैसे हमें बहुत सारे सैक्रिफाइसेस करने पड़ते हैं. हमारे सामने आती है प्रॉब्लम ऑफ चॉइस, क्योंकि जब हमने लिमिटेड रिसोर्सेज से अनलिमिटेड नीड्स को पूरा करेंगे तो हमारे पास प्रायोरिटीज आएंगी कि हम कौन सी नीड्स को पूरा करें और कौन सी नीड्स को सैक्रिफाइस करें. तो वो नीड्स को हम पूरा करें जो हमको देती है मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन यानी यूटिलिटी. जिन नीड्स को पूरा करके एक कंज्यूमर को मैक्सिमम यूटिलिटी मिलती है, उसको वो पूरा करता है. बाकी लोअर लेवल नीड्स को सैक्रिफाइस कर देता है, क्योंकि पर्सन कैन नॉट फुलफिल ऑल हिज नीड्स विद लिमिटेड रिसोर्सेज इन हिज पॉकेट. तो इकोनॉमिक्स इज इक्वली इंपॉर्टेंट फॉर कंज्यूमर, फॉर प्रोड्यूसर एज वेल एज फॉर गवर्नमेंट. क्योंकि प्रॉब्लम कंज्यूमर के सामने भी वही है, लिमिटेड रिसोर्सेज, अनलिमिटेड नीड्स. प्रॉब्लम प्रोड्यूसर के सामने भी लैंड, लेबर और कैपिटल लिमिटेड होती है, उसको भी बहुत सारे काम करने हैं. ही कैन इन्वेस्ट number of things. He can produce wheat, rice and many more things. Government also faces same problem. Government also has a limited resources in his pocket. Government receives money in the form of taxes and other fine penalties, as well as government will have to do a number of things. So the purpose of economics is to provide government social welfare. There are three kinds of things in the economy. On the one hand, there is a consumer. Consumer wants to get maximum satisfaction. Producer wants to get maximum profit, and government wants to get maximum social welfare. So economics teaches us how a consumer gets maximum satisfaction, how a producer gets maximum profit, and how a government gets maximum social welfare. This economics tells us. Economics हमको ये सिखाती है कि कैसे ये तीनों लोग अपना maximum achieve करेंगे with the limited resources in his pocket. और वहाँ पर करने के लिए चाहे कंज्यूमर हो, चाहे प्रोड्यूसर हो, चाहे गवर्नमेंट हो, he has to face the problem of choice. He has to make a certain number of sacrifices. अब प्रोड्यूसर की बात करें तो प्रोड्यूसर को वो काम करना है जिसमें उसको मैक्सिमम प्रॉफिट मिले. वो काम वहाँ रिसोर्स इन्वेस्ट नहीं करना जहाँ उसको प्रॉफिट मैक्सिमम ना मिले. गवर्नमेंट को वो काम करना है जिसमें सोशल वेलफेयर मैक्सिमम हो. जिसमें सोशल वेलफेयर ना मिले वो गवर्नमेंट को काम नहीं करना. जैसे गवर्नमेंट कभी लग्जरी आइटम्स का प्रोडक्शन नहीं करती क्योंकि उसमें मैक्सिमम वेलफेयर नहीं मिलता. तो गवर्नमेंट को अपने लिमिटेड रिसोर्सेज को कहाँ इन्वेस्ट करना है जहाँ पर मैक्सिमम सोशल वेलफेयर यानी कि 135 करोड़ पॉपुलेशन को उसका फायदा मिले. अब यहाँ पर सवाल उठता है कि व्हाट इज मैक्रो इकोनॉमिक्स. इकोनॉमिक्स के दो हेड होते हैं, माइक्रो एंड मैक्रो. जैसा यहाँ भी हमने बताया डिफरेंशिएट बिटवीन माइक्रो एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स. माइक्रो का मतलब होता है सूक्ष्म. मतलब economics which is useful for consumer and producer is the subject matter of microeconomics. सूक्ष्म मतलब स्मॉल. ऐसे इकोनॉमिक्स जो कंज्यूमर के पॉइंट ऑफ व्यू से और प्रोड्यूसर के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होती है, जो स्टडी करती है कंज्यूमर और प्रोड्यूसर के बिहेवियर को, वो माइक्रो इकोनॉमिक्स कहलाती है. माइक्रो इकोनॉमिक्स में बहुत सारे चैप्टर पढ़ते हैं जैसे डिमांड, सप्लाई, कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम, यूटिलिटी एनालिसिस, प्राइस डिटर्मिनेशन, डिफरेंट मार्केट, मोनोपोली, ओलिगोपोली, परफेक्ट कंपटीशन व्हिच इज यूजफुल फॉर द प्रोड्यूसर. ये हम पढ़ते हैं. ये सब्जेक्ट मैटर माइक्रो इकोनॉमिक्स का है. लेकिन जब हम मैक्रो इकोनॉमिक्स की बात करते हैं तो गवर्नमेंट का जो स्टडी है, गवर्नमेंट जो इकोनॉमी को स्टडी करती है, इकोनॉमिक्स को अप्लाई करती है, वो जो सब्जेक्ट एरिया है वो गवर्नमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से जो देखा जाता है वो मैक्रो इकोनॉमिक्स है. मैक्रो मतलब व्यापक, ब्रॉड. ऐसी इकोनॉमिक्स जो होल इकोनॉमी के पॉइंट ऑफ व्यू से, पूरी अर्थव्यवस्था, पूरी कंट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होती है, वो मैक्रो इकोनॉमिक्स कहलाती है. और मैक्रो इकोनॉमिक्स का जो सब्जेक्ट एरिया वो गवर्नमेंट का है. इसके अंदर हम पढ़ते हैं कि नेशनल इनकम कैसी है,
गवर्नमेंट कैसे कैलकुलेट करती है, इन्फ्लेशन का क्या मतलब होता है, इन्फ्लेशन का किस तरीके से प्रभाव पड़ता है लोगों पर और गवर्नमेंट उसको किस तरीके से कंट्रोल करती है। इसमें बैलेंस ऑफ पेमेंट पढ़ते हैं हम, दो कंट्रीज के बीच एक्सपोर्ट इंपोर्ट, और बहुत सारे टॉपिक्स हैं जैसे कि बजट है और बहुत सारे टॉपिक्स हैं जो यहाँ पर पढ़े जाते हैं। वो हमारा जो सब्जेक्ट एरिया है, जो गवर्नमेंट के द्वारा जो इकोनॉमिक सप्लाई की जाती है, वो मैक्रो होती है। तो यही दोनों में डिफरेंस होता है। माइक्रो means small level economics which is useful for consumer and producer. On the other hand, macroeconomics is a broader level economics which is quite useful for the study of the government, for the behavior of the government, decision taken by the government to provide maximum social welfare is the subject area of macroeconomics. अब ये भी क्वेश्चन उठता है कि माइक्रो और मैक्रो क्या एक दूसरे पे इंटरडिपेंडेंट है? तो ध्यान रखिए, गवर्नमेंट के द्वारा लिए हुए जो डिसीजंस होंगे उसका प्रभाव हम लोगों पर पड़ेगा। जैसे गवर्नमेंट जीएसटी बढ़ाती है, गवर्नमेंट कोई टैक्सेस बढ़ाती है या घटाती है, तो उसका निश्चित प्रभाव माइक्रो यानी कंज्यूमर और प्रोड्यूसर पे पड़ेगा। दूसरी तरफ कंज्यूमर और प्रोड्यूसर के द्वारा जो भी काम किए जाएंगे उनको मिला के ही मैक्रो इकोनॉमिक्स बनती है। तो माइक्रो और मैक्रो कोई ऐसा टर्म नहीं है, सभी माइक्रोस को हम जोड़ दें तो मैक्रो इकोनॉमिक्स आ जाती है। जैसे हमको पूरे भारतवर्ष का गेहूं का प्रोडक्शन निकालना है, तो हम यूपी, एमपी, जितने भी स्टेट्स यूनियन टेरिटरीज है, सबका गेहूं का प्रोडक्शन जोड़ देंगे तो मैक्रो लेवल डेटा आ जाएगा, विच इज कॉल्ड मैक्रो इकोनॉमिक्स। तो सारी माइक्रोस को जब हम जोड़ देंगे, एमआई ये माइक्रोस को जोड़ देंगे तो मैक्रो इकोनॉमिक्स बन जाएगी। तो मैक्रो इज नथिंग बट द एडिशन, एग्रीगेशन ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स। मैक्रो इकोनॉमिक्स मींस एग्रीगेट्स। जहां पर हम बात करेंगे डिमांड की नहीं, एग्रीगेट डिमांड की। जहां पर हम बात करेंगे सप्लाई की नहीं, एग्रीगेट सप्लाई की। जहां पर हम बात नहीं करेंगे, क्योंकि माइक्रो इकोनॉमिक्स में मान लीजिए मिस्टर राम की नौकरी लगी तो उनको बेनिफिट होता है, लेकिन वहीं पर अगर देश के अंदर नेशनल इनकम बढ़ती है, ओवरऑल एम्प्लॉयमेंट जनरेशन बढ़ता है, तो उससे पूरी इकोनॉमी का फायदा होता है। तो मैक्रो इकोनॉमिक्स studies the behavior of the whole economy, decision taken by the government to provide maximum social welfare. On the other hand, microeconomics studies the behavior of consumer and producer, which is quite selfish. Consumer and producers का जो behavior है वो थोड़ा अपने ऊपर सोचने के ऊपर है। गवर्नमेंट वर्क्स फॉर द वेलफेयर ऑफ द होल इकोनॉमी। तो माइक्रो और मैक्रो को समझने के लिए आप समझ सकते हैं कि जैसे एक जंगल, तो जंगल में बहुत सारे पेड़ हैं, बहुत सारे पेड़ जब मिल के वर्क करते हैं तब जंगल का फंक्शन होता है, तब वर्षा होती है, तब अच्छा वहाँ का इन्वायरमेंट बनता है, तो वो मैक्रो इकोनॉमिक्स है। और इंडिविजुअल पेड़ों की जब स्टडी करते हैं तो वो माइक्रो इकोनॉमिक्स है। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स को सबको जब जोड़ दें, सारे पेड़ों के बिहेवियर को जोड़ दें, तो मैक्रो इकोनॉमिक्स यानी कि एक बड़ा डेंस फॉरेस्ट तैयार हो जाता है। तो वो वैसे ही है जैसे माइक्रो और मैक्रो इकोनॉमिक्स, तो दोनों एक दूसरे पे इंटरडिपेंडेंट होते हैं। अब कुछ टॉपिक मैक्रो इकोनॉमिक्स को इंपॉर्टेंट है, जैसा कि आप नेशनल इनकम के अगले चैप्टर में पढ़ेंगे, तो उसमें आपको बहुत सारे गुड्स प्रोड्यूस होते हैं इकोनॉमी में, कितने टाइप के गुड्स इकोनॉमी में प्रोड्यूस किए जाते हैं, इसके बारे में बताया है। फाइनल गुड्स, इंटरमीडिएट गुड्स, कंज्यूमर गुड्स, कैपिटल गुड्स। फाइनल गुड्स में फाइनल एफसीजी लिखा है, फाइनल कंज्यूमर गुड्स, एफपीजी फाइनल प्रोड्यूसर गुड्स। फाइनल गुड्स का मतलब क्या होता है? वो गुड्स जिसमें किसी प्रोडक्शन की जरूरत नहीं पड़ती। जैसे हमने गुड्स डायरेक्टली कंज्यूम किया, डायरेक्टली कंज्यूम बाय द प्रोड्यूसर, डायरेक्टली कंज्यूम बाय द कंज्यूमर, इज कॉल्ड फाइनल कंज्यूमर गुड्स एंड फाइनल प्रोड्यूसर गुड्स। जैसे ब्रेड, बटर, food, clothing, directly consumed by the consumer, directly consumed by the producer is called either final consumer goods or final producer goods. Bread, butter, food, clothing is called final goods. No further processing is required, no further production is required. Ready to use, ready to consume is called final. Like sugar kept in our kitchen, like other things which is quite finished is kept in our kitchen, is directly consumed by us, is called final goods. इंटरमीडिएट गुड्स का मतलब होता है रॉ मटेरियल और इनपुट्स की वैल्यू। जैसे शुगर बनाने के लिए हमको शुगर केन चाहिए, कपड़ा बनाने के लिए हमको कॉटन चाहिए, तो कॉटन, शुगर केन, कोका बीन्स, कॉफी बनाने के लिए ये इंटरमीडिएट गुड्स यानी रॉ मटेरियल कहलाता है। रॉ मटेरियल की कॉस्ट को फाइनल गुड्स में से माइनस करके ही हम नेशनल इनकम के चैप्टर को पढ़ेंगे, जीडीपी निकालते हैं, वो आगे समझाएंगे। तो इंटरमीडिएट गुड्स क्या होता है? फाइनल गुड्स को प्रोड्यूस करने के लिए जो हम रॉ मटेरियल का यूज करते हैं, जो इनपुट्स का यूज करते हैं, वो हमारा इंटरमीडिएट गुड्स कहलाता है। कंज्यूमर गुड्स यानी कि जो कंज्यूमर के द्वारा डायरेक्टली कंज्यूम किया जाता है, इनके चार हेड हैं। ड्यूरेबल जो लंबे समय तक चलते हैं, जो जैसे कि कार हैं, स्कूटर्स हैं, ये ड्यूरेबल गुड्स हैं। सेमी ड्यूरेबल वो गुड्स हैं जो ड्यूरेबल से कम समय तक चलते हैं, जैसे कि फर्नीचर है, क्रॉकरी है, जिनका लाइफ स्पैन थोड़ा छोटा होता है। नॉन ड्यूरेबल वो होते हैं जो सिंगल यूज गुड्स होते हैं, जैसे पेट्रोल होता है, इंक होता है, तो सिंगल यूज, एक बार कंज्यूम, मिल्क होता है, एक बार कंज्यूम किया खत्म हो जाता है। तो ड्यूरेबल जो लंबे समय तक चले, सेमी ड्यूरेबल जो इससे कम समय तक चले, नॉन ड्यूरेबल जो सिंगल यूज है, एक बार कंज्यूम करके वो खत्म हो जाते हैं।
सर्विसेज जैसे कि टीचर्स की, डॉक्टर्स की, इंजीनियर्स की, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स की जो सर्विसेज होती हैं वो सर्विसेज में आती है। तो कंज्यूमर गुड्स में 4 हेड होते हैं। दूसरी तरफ कैपिटल गुड्स है। कैपिटल गुड्स वो होते हैं जो फिक्स असेट्स हैं, जैसे कि प्लांट, मशीनरी, लैंड, बिल्डिंग, जिसमें इन्वेस्टमेंट करता है प्रोड्यूसर या गवर्नमेंट या कोई भी उत्पादक या मैन्युफैक्चरर, वो कैपिटल गुड्स कहलाते हैं। कैपिटल गुड्स का मतलब होता है असेट्स, यानी कि फिक्स असेट में इन्वेस्टमेंट जो होता है, लैंड, बिल्डिंग, फर्नीचर, मशीनरी, वो कैपिटल गुड्स कहलाता है, जिसके बिना प्रोडक्शन नहीं हो सकता। तो ये फिक्स असेट्स में इन्वेस्टमेंट कैपिटल गुड्स कहलाता है। ये भी कैपिटल गुड्स है, जैसे मशीनरी बनाना, मशीनरी कंज्यूम करना, मशीनरी खरीदना, ये कैपिटल गुड्स में आता है। इस तरीके से 4 टाइप के गुड्स हैं। कंज्यूमर गुड्स को फर्दर इलेबोरेट किया है 4 पार्ट में। अगला टॉपिक जो यहाँ पर ले रहे हैं वो है इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट क्या है? व्हाट इज इन्वेस्टमेंट? इन्वेस्टमेंट का मतलब ये है चेंज इन कैपिटल स्टॉक। चेंज इन कैपिटल स्टॉक, इसका फॉर्मूला क्या होता है? I इज इक्वल टू चेंज इन के मतलब कैपिटल। सपोज करिए किसी फर्म के पास या गवर्नमेंट के पास 1000 करोड़ रुपए की मशीनरी है 1 अप्रैल को, और वही मशीनरी 31 मार्च को नेक्स्ट ईयर में बढ़ के 1200 करोड़ की हो जाए, तो 200 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट बिटवीन 1 ईयर गवर्नमेंट ने किया। वो इन्वेस्टमेंट विच इंक्रीजेस द कैपिटल स्टॉक ऑफ द इकोनॉमी, विच इंक्रीजेस द कैपिटल स्टॉक ऑफ द प्रोड्यूसर, इज कॉल्ड इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट के बिना प्रोडक्शन नहीं कर सकते। कह सकते हैं जैसे यहाँ कैपिटल गुड्स है, इनमें भी इन्वेस्टमेंट ही किया जाता है। तो इन्वेस्टमेंट मतलब चेंज इन कैपिटल स्टॉक। इन्वेस्टमेंट 2 टाइप का होता है, फिक्स इन्वेस्टमेंट, लैंड, बिल्डिंग, फर्नीचर, मशीनरी। इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट में भी इन्वेस्टमेंट किया जाता है, जैसे स्टॉक, वर्क इन प्रोग्रेस और फिनिश्ड गुड्स। इन्वेंट्री 3 टाइप की है। यहां पर रॉ मटेरियल की बात कर रहे हैं, रॉ मटेरियल, वर्क इन प्रोग्रेस और फिनिश्ड गुड्स। ध्यान रखिए, इन्वेंट्री में इन्वेस्टमेंट किए बिना भी हम प्रोडक्शन नहीं कर सकते। प्रोड्यूसर के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करेंगे, गवर्नमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करेंगे, तो गवर्नमेंट एंड प्रोड्यूसर बोथ इन्वेस्ट इन फिक्स इन्वेस्टमेंट, मेक फिक्स इन्वेस्टमेंट आल्सो इन द फॉर्म ऑफ लैंड, बिल्डिंग, फर्नीचर, मशीनरी, एज वेल एज इन इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट, in the make investment in raw material, work in progress and finished goods. Now the topic of depreciation. Depreciation is also important in macroeconomics. Depreciation means consumption of fixed capital and current replacement cost. जब भी हम किसी मशीनरी को चलाएंगे, प्रोडक्शन करेंगे, उत्पादन करेंगे, तो वो मशीनरी घिसेगी, और जब घिसेगी तो उसको बोलते हैं डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन की भी अपनी एक वैल्यू होती है, जिसको भी आपको डिडक्ट करना पड़ता है। पूरे मैक्रो इकोनॉमिक्स में ग्रॉस से नेट पे जाने के लिए, जैसे जीडीपी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, एनडीपी नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, या ग्रॉस इन्वेस्टमेंट से नेट इन्वेस्टमेंट में जाने के लिए आपको डेप्रिसिएशन माइनस करना पड़ेगा, क्योंकि जो मशीनरी जिसकी वैल्यू डेप्रिशिएट हो रही है उसको भी आपको डिडक्ट करना पड़ेगा, तब आपको नेट इन्वेस्टमेंट या नेट जीडीपी आएगी, एनडीपी आएगा, यानी नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। वैसे ही है जैसे कि आपने 11th में पढ़ा ग्रॉस प्रॉफिट और नेट प्रॉफिट। ग्रॉस प्रॉफिट पे सारे खर्चे माइनस नहीं करते, जब नेट प्रॉफिट निकालते हो सारे खर्चे माइनस करते हैं। वैसे ही यहाँ ग्रॉस और नेट का कॉन्सेप्ट होता है। नेट निकालने के लिए आपको डेप्रिसिएशन की वैल्यू माइनस करनी पड़ेगी, विच इज कॉल्ड कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल एंड करंट रिप्लेसमेंट कॉस्ट। ध्यान रखिए, अगले टॉपिक को जो कवर कर रहे हैं वो है यहाँ स्टॉक एंड फ्लो। स्टॉक का मतलब फिक्स, फ्लो का मतलब वेरिएबल। स्टॉक क्या है? हमने 5 लाख रुपए बैंक में जमा कर दिए, ये स्टॉक है। फ्लो, हम उसमें से कितना पैसा निकाल रहे हैं और कितना पैसा फिर जमा करने हैं, वो फ्लो कहलाता है। फ्लो वेरिएबल है, स्टॉक फिक्स है। एक तालाब में जो पानी होता है वो स्टॉक है, नदी में जो पानी है आता है जाता है, वो वेरिएबल यानी फ्लो कहलाता है। इंपॉर्टेंट है, प्रोड्यूसर ने 1000 बोरे चीनी के मंगा लिए, अपने यहाँ स्टॉक कर लिया, वो फ्लो नहीं है। उससे इकोनॉमी में चीजें की सप्लाई नहीं होगी। इकोनॉमी में चीजों की सप्लाई तब होगी जब उसका फ्लो होगा। खाली चीजों को स्टॉक कर लेने से सबकी नीड पूरी नहीं होती, इसीलिए फ्लो करने के लिए फ्लो इज अ वेरिएबल कॉन्सेप्ट। वो और फ्लो स्टॉक से ही होता है। व्हाटएवर स्टॉक इज मेंटेन्ड बाय द प्रोड्यूसर, व्हाटएवर स्टॉक इज मेंटेन्ड बाय द गवर्नमेंट, उसी में से जो जितना स्टॉक इकोनॉमी में सप्लाई करने के लिए रखा जाता है वो फ्लो कहलाता है। वो सप्लाई करने के लिए रखा जाता है। आप हर महीने बैंक में पैसा जमा करिए, हर महीने पैसा कुछ निकालिए, तो वो वेरिएबल कॉन्सेप्ट होगा, वो फ्लो होगा। क्योंकि स्टॉक एक फिक्स कॉन्सेप्ट होता है, एक बार पैसा जमा कर दिया और वो फिर बाद में ना निकाला ना कुछ, तो वो स्टॉक होता है। जैसा मैंने आपको समझाया, एक बार आपने 1000 बोरे चीनी खरीद ली, आपने दाल खरीद के अपने यहाँ रख ली, तो वो स्टॉक है। अब उसमें जितने बोरे आप फ्लो करना चाहते हैं, सप्लाई करना चाहते हैं इकोनॉमी में, वो फ्लो यानी वेरिएबल या सप्लाई कॉन्सेप्ट होगा। उसके बाद यहाँ मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट होता है मैक्रो इकोनॉमिक्स का, सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम
बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, बहुत ही ज्यादा पूछा जाता है। सर्कुलर फ्लो का मतलब क्या है? एक तरफ हाउसहोल्ड है यानी हम लोग, दूसरी तरफ फर्म है यानी प्रोड्यूसर है। ध्यान दीजिए एरोस पे, इसमें एरोस पे ध्यान दीजिए। हम लोग क्या करते हैं? फर्म को प्रोडक्शन करने के लिए लैंड, लेबर, कैपिटल और ईएनटी मतलब होता है एंटरप्रेन्योरशिप एबिलिटी, रिस्क टेकिंग एबिलिटी फर्म को प्रोवाइड करते हैं। किसी को प्रोडक्शन करना है, उसको लैंड कहां से मिलेगी? हम लोग देंगे। उसको लेबर कहां से मिलेगा? हम लोग उसके यहाँ वर्क करेंगे। उसको कैपिटल कहां से मिलेगी? हम लोग अपना पैसा बैंक में रखेंगे और बैंक से ही वो पैसा उसके यहाँ लोन के रूप में जाएगा। एंटरप्रेन्योरशिप एबिलिटी मतलब हम ही लोगों में से कोई ना कोई प्रोड्यूसर बनेगा, एंटरप्रेन्योर बनेगा, रिस्क लेगा और प्रोडक्शन करेगा। तो ये फैक्टर सर्विसेज कहलाती हैं जो हाउसहोल्ड यानी हम लोग फर्म को देते हैं। यारो देखिए, फर्म को देते हैं। अब फर्म किन्हीं भी रिसोर्सेज को यूज करने के लिए उसकी एवज में हमको कुछ पेमेंट करेगी। फर्म हमको क्या देती है? अगर हमने अपनी लैंड दी तो हमको रेंट देती है, अगर हमने लेबर दिया तो हमको वेजेस और सैलरी देती है, हमने कैपिटल दी तो हमको इंटरेस्ट देती है, और जिन्होंने रिस्क लिया एंटरप्रेन्योरशिप एबिलिटी उनको प्रॉफिट मिलता है। देखिए ये फर्म की तरफ से हाउसहोल्ड को मिल रहा है। इसका मतलब ये कि नो प्रोड्यूसर, नो फर्म कैन प्रोड्यूस ऑन इट्स ओन। फर्म विल हैव टू डिपेंड टू टेक रिसोर्सेज फ्रॉम द हाउसहोल्ड। Household will provide services to the firm. Firm in return will make payments in the form of payment for factor services, in the form of rent, wages, interest and profit to the household. अब इन लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योर्स को लेकर फर्म करेगी क्या? नेचुरल सी बात है, गुड्स एंड सर्विसेज बनाएगी। तो गुड्स एंड सर्विसेज इन्हीं रिसोर्सेज से बनाएगी, देखिए एरो, और वो हाउसहोल्ड के पास ही अवेलेबल होंगे खरीदने के लिए। जैसे मान लीजिए हम मारुति सुजुकी पे काम कर रहे हैं, तो मारुति में गाड़ियां बन रही हैं, वो गाड़ियां ही कंज्यूम करेंगे कौन लोग? सभी लोग। तो वो गाड़ियां फिर से किसके पास आ जाएंगी? हाउसहोल्ड के पास कंज्यूम करने के लिए आ जाएंगी। जैसे आजकल प्रॉब्लम क्या हो रही है? आजकल लॉकडाउन में डिमांड नहीं है। तो डिमांड कहां से आएगी? क्योंकि लोगों पास इनकम नहीं है। जब लोग अर्न करेंगे, इनकम उनकी पॉकेट में होगी, तो वो चीज़ों की डिमांड करेंगे। डिमांड जब नहीं होती तो किसी चीज़ की सेल नहीं होती, और जब सेल नहीं होती तो प्रोड्यूसर के पास सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती कि वो खर्चे कहाँ से निकाले और वो लोगों की सैलरी कहाँ से दे। तो ये दोनों हाउसहोल्ड और फर्म दोनों एक दूसरे पे डिपेंडेंट होते हैं, इसलिए इसको सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम बोलते हैं। हम हाउसहोल्ड फर्म को कुछ देगा, फर्म हाउसहोल्ड को कुछ देगी। अब फर्म इन रिसोर्सेज का यूज करके गुड्स एंड सर्विसेज बनाएगी। अब गुड्स एंड सर्विसेज कौन खरीदेगा? हम ही लोग खरीदेंगे। हम लोग के पास जो पैसा आया इन द फॉर्म ऑफ रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट एंड पॉकेट, ये हमको प्रोड्यूसर से मिला, हम उसी को खर्च करके गुड्स एंड सर्विसेज जो प्रोड्यूसर के द्वारा बनाई हुई, उसी को खर्च करके वो पैसे को फिर से फर्म को ही वापस कर देंगे। देखिए, पेमेंट फॉर गुड्स एंड सर्विसेज हाउसहोल्ड करेगा फर्म। यानी एक तरफ हमने अपने रिसोर्सेज दिए, हमको रिसोर्सेज का पेमेंट हुआ, उन रिसोर्सेज से फर्म ने गुड्स एंड सर्विसेज बनाई जो कि हाउसहोल्ड के पास बिकने के लिए आई, और हाउसहोल्ड ने जो ये इनकम कमाई उसको फिर से पेमेंट फॉर गुड्स एंड सर्विसेज के रूप में फर्म के पास वापस पैसा भेज दिया। इस तरीके से पैसा कभी हाउसहोल्ड के पास, कभी फर्म के पास, रिसोर्सेज कभी हाउसहोल्ड के पास, कभी फर्म के पास मूव करते रहते हैं, इसीलिए इसको सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम बोलते हैं। अब इसी में फाइनेंशियल मार्केट भी बीच में आ जाती है। नेचुरल सी बात है, जितना हम कमाएंगे पूरा का पूरा इकोनॉमी में खर्च नहीं करेंगे, उसमें कहीं ना कहीं फाइनेंशियल मार्केट में बोलते हैं शेयर मार्केट, बैंक, म्यूचुअल फंड कंपनियां, LIC, ये सब कंपनियां आती हैं। फाइनेंशियल मार्केट जो होती है वो एक कह सकते हैं विलन का काम करती है इस सर्कुलर फ्लो में। क्यों? क्योंकि वो लोगों की इनकम को अपनी तरफ खींचती है। हाउसहोल्ड इसी फाइनेंशियल मार्केट से, सपोज बैंक है, इसी से बारोइंग करेंगे, इसी में अपने पैसे को रखेंगे। फर्म भी इसी से बारोइंग करेगी, इसी में अपने पैसे को रखेगी, सेव करेगी। तो कह सकते हैं कि पूरे की पूरा पैसा जब इकोनॉमी में नहीं आता, सर्कुलर फ्लो के रूप में जितना पैसा कमाते हैं हाउसहोल्ड, उतना पैसा पूरा फर्म को वापस नहीं करते, बल्कि उसमें से कुछ पार्ट बैंक में, म्यूचुअल फंड कंपनियों में, LIC में, इनमें रखते हैं। तो यहां से कहीं ना कहीं पैसा इकोनॉमी में लीक हो जाता है, विच इज कॉल्ड लीकेज एंड इंजेक्शन। ये भी तो कॉन्सेप्ट है लीकेज एंड इंजेक्शन का। इकोनॉमी में जितना सर्कुलर फ्लो हो रहा है, जितनी इनकम जनरेट हो रही है, उससे ज्यादा इकोनॉमी में खर्च हो रही है। कैसे? लोगों ने पास सेविंग या विदेशों से पैसा मंगा के इकोनॉमी में इंजेक्ट किया। इंजेक्ट मतलब डाला। तो जितना इनकम हो रही है उससे, जितना लोगों की पॉकेट में पैसा आ रहा है उससे ज्यादा इकोनॉमी में खर्च हो रहा है, व्हिच इज कॉल्ड इंजेक्शंस। और लीकेज क्या होगा? जितना लोगों की पॉकेट में पैसा आ रहा है उसमें से कुछ पैसा लीक हो रहा है। लोग लीक क्यों कर रहे हैं? सेविंग कर रहे हैं, टैक्स के रूप में सरकार को दे रहे हैं, कहीं ना कहीं अपने पुराने कर्जों को अदा कर रहे हैं तो खर्च नहीं कर रहे हैं।
तो इस तरीके से वो इकोनॉमी में से लीक हो जाता है। बहुत ज़रूरी यही है कि हम अपना मैक्सिमम पैसा खर्च करें। डिमांड जब तक हम नहीं करेंगे तब तक इकोनॉमी में फर्म फ्लरिश नहीं करेगी, फर्म की सेल नहीं होगी, फर्म को प्रॉफिट नहीं मिलेंगे। और अगर फर्म को प्रॉफिट नहीं मिलेंगे, फर्म की सेल नहीं होगी, तो फर्म अपनी सैलरीज नहीं निकाल पाएगी, प्रॉफिट नहीं निकाल पाएगी, फर्म के यहाँ काम करने वाले बहुत सारे लोग अनएम्प्लॉयड हो जाएंगे। तो डिमांड बाय द हाउस होल्ड ये बहुत ज़रूरी है, और डिमांड होने के लिए इनकम ज़रूरी है। और इनकम कहाँ से आएगी? अपने रिसोर्सेज को किसी को देकर आएगी। हम लैंड दें, लेबर दें, काम करें, कैपिटल कहीं रखें या रिस्क लें, तब जाके हम कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ प्रोड्यूस फर्म को देंगे, फर्म उसके एवज में हमको देगी। इस तरीके से दोनों लोग एक दूसरे पर डिपेंड रहेंगे, और इसी बीच फाइनेंशियल मार्केट भी चलेगी। लोगों के पास इनकम नहीं तो पैसा कहाँ रखेंगे? बैंक में। लोगों के पास को ज़रूरत है, उनको बैंक से पैसा नहीं मिल रहा, जब हम लोग पैसा बैंक में रखेंगे नहीं तो लोन कहाँ से मिलेगा? हमें लोगों के पैसे को तो बैंक लोन के रूप में देती है। तो फाइनेंशियल मार्केट भी एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट होता है। और इसका एक और भी फ्लो है जो मैंने यहाँ शो नहीं किया, वो होता है एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट। एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट के रूप में भी पैसे का लीकेज और इंजेक्शन होता है। इसमें फर्म और हाउस होल्ड दोनों ही कुछ इनकम को एक्सपोर्ट में खर्च कर देते हैं, इंपोर्ट में खर्च कर देते हैं, एक्सपोर्ट से इनकम कमाते हैं और इंपोर्ट में खर्च कर देते हैं, तो उससे भी लीकेज जो इंजेक्शन होता है वो भी एक फ्लो है जो यहाँ पे शो नहीं किया गया। उम्मीद है मुझे आपको ये सारी चीज़ें समझ में आई होंगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है मैक्रो इकोनॉमिक्स के टर्म्स को समझने के लिए। अगर आपसे ये निवेदन है कि आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और शेयर जरूर करें, ताकि आपको और आपके फ्रेंड्स को अच्छी से अच्छी इन्फॉर्मेशन मिले। थैंक यू।